लोकसभा सेक्रेटरीट के सूचना के अनुसार एक पार्लियामेंट्री सब कमेटी बम्बई में उनका जो कामकाज है उसके लिए आ गई है। पार्लियामेंट्री सब कमेटी में बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है और भी कुछ पार्टीज हैं। विषय जो है वो यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन चार ही बैंकों को बुलाया है और सवाल इसलिए ये है कि सिर्फ चार बैंकों को क्यों। और ये लेजिस्लेशन का जो सवाल है वो मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में एक कंट्रोवर्सी इसमें से पैदा हो सकती है। नमस्ते, मैं विश्वास उडगी हूँ और आज का हमारा जो विषय है, आज 2 जनवरी है और आज के दिन लोकसभा सेक्रेटरीट के सूचना के अनुसार एक पार्लियामेंट्री सब कमेटी बम्बई में उनका जो कामकाज है उसके लिए आ गई है, जिसका इंतज़ाम बम्बई शहर में यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर कर रही है। और विषय ये है कि पार्लियामेंट्री सब कमेटी के सामने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नाम का एक विषय होता है और ये लेजिस्लेशन का जो सवाल है वो मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में एक कंट्रोवर्सी इसमें से पैदा हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 4 बैंकों को वहाँ पे बुलाया गया है। पार्लियामेंट्री सब कमेटी में वैसे देखा जाए तो बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है और भी कुछ पार्टीज हैं। और ये पार्लियामेंट्री सब कमेटी तो लोकसभा का एक प्रतिरूप होता है। विषय जो है वो यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन चार ही बैंकों को बुलाया है और सवाल इसलिए ये है कि सिर्फ 4 बैंकों को क्यों। क्योंकि विषय में ये कहा गया है कि पोस्ट मर्जर जो एक कुछ कामकाज करना है इन बैंकों के बारे में, तो इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कुछ बातें आती है। उसके रेगुलेशंस हैं, बायलॉज है, रूल्स हैं, इन बातों के बारे में और लेजिस्लेशन क्या है। उसी प्रकार बैंकों में, नेशनलाइज बैंकों में वैसे देखा जाए तो LIC भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो स्टेक होल्डर नंबर 1 है और निजी स्टेक होल्डर भी होते हैं, क्योंकि ये चारों बैंक लिस्टेड बैंक है और ये बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत इनका गठन हुआ है 1969 में। ये चारों बैंक, पहले 14 बैंक जो नेशनलाइज हो गए थे उसमें से है। अब की बारी जो है कि इसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका विलय बम्बई में जो हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ इंडिया का उसके साथ करना और यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर जो कलकत्ता में है उसका विलय बम्बई में जो हेडक्वार्टर है यूनियन बैंक, इसके साथ करना, ये एक एजेंडा बन के आ गया है। इसको चाहे आप इनफॉर्मल डिस्कशन कहो या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहो, आखिर सिर्फ 4 बैंकों को ही क्यों बुलाया गया है, ये एक सवाल है। और इसमें ये बात क्लियर है कि पोस्ट मर्जर सिनेरियो जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे, अपनी रिपोर्ट वो लिखाएंगे और वो आखिर लोकसभा सेक्रेटरीट का एक काम है, उनको सौंप देंगे। मुद्दा ये है कि आज के तारीख में यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ये इसका इंतज़ाम करेंगे। बम्बई में एक बड़े होटल में इसका इंतज़ाम है। 5 और 6 तारीख को यही टीम वहाँ गोवा में जाएगी, वो स्टडी टूर भी कहा जाता है इसको। तो गोवा में बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका इंतज़ाम करेंगे। अब सवाल ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलय बैंक ऑफ इंडिया में क्यों और यूको बैंक का विलय यूनियन बैंक में क्यों। वैसे देखा जाए तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स आज के तारीख में सब मजबूत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट ये कहता है, 12 बैंकों का बैलेंस शीट ये कहता है। जहां तक मैं जानता हूं ये 12 बैंकों का कुल मिला के 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट है और इनकी कुल मिला के अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो वैसे एक बहुत तगड़ी बैलेंस शीट है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब करीब 70 लाख करोड़ से भी आगे निकल चुका है। ये देश की सबसे अच्छी बैंक है। लेकिन यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, इसमें से यूको बैंक थोड़ा
पीछे है। हालांकि वो जब 14 नेशनलाइज बैंक हो गए तब बैंक ऑफ इंडिया बहुत आगे था। उसके पीछे देखा जाए तो यूको बैंक, यूनियन बैंक और 13 नंबर था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। आज के दौर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तेजी से बढ़ने वाला सबसे बढ़िया नेशनलाइज बैंक है। वो जितने भी बैंकों के पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत बड़े एक बैंक में उसका विलय करना ये सरकार ने तय किया है। अब कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ लिखा है भाई, ये तो इनफॉर्मल डिस्कशन है, ये तो पार्लियामेंट्री सब कमेटी है। लेकिन क्या हम सब नहीं जानते कि 2019 के बाद मोदी गवर्नमेंट का पार्ट 2 वहां पे एक कैबिनेट डिसीजन हो चुका है जो 2015 के जनवरी में ज्ञान संगम प्रोग्राम जो हुआ था पुणे में NIBM के कैंपस में कि हम 3 या 4 बैंक रखेंगे, बाकी सब बैंकों का विलय हो जाएगा। और क्या हमने ये नहीं देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक है 5 बैंक, उनका विलय 2014 के बाद मतलब डिमोनेटाइजेशन के वक्त उसके बाद 5 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो चुके। क्या यह हकीकत नहीं है? हमने ये भी देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चुका है। हमने ये भी देखा कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो चुका है। और हमने ये भी देखा कि इलाहाबाद बैंक जो कलकत्ता की थी उसका विलय इंडियन बैंक में हो चुका है। तो आज के तारीख में वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में यूको बैंक एक ही एक बैंक है जो नेशनलाइज है। और वैसे देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो उस वक्त बुरी हालत थी वो बेचने लायक बैंक बन गई थी सरकार के सोचने के मुताबिक। अब वो एक देश की सबसे अच्छी बैंक है और फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है जिसकी करीब करीब 4 लाख करोड़ की एक बैलेंस शीट, तगड़ी बैलेंस शीट है। फिर ऐसे तगड़े बैलेंस शीट के बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैंक ऑफ इंडिया जो एक बहुत बढ़िया बैंक थी, आज इतनी बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी पहले 10 नंबर में तो है ही, इस बैंक में उसका विलय होने जा रहा है। अब ये विलय क्यों? अगर सारे 12 बैंक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट में अगर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी करीब करीब 3.2% वाला है और नेट भी अगर पकड़ा जाए तो 1% के नीचे है, तो इतना अगर तगड़ा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम है तो ये विलय की बात क्यों? सवाल यहीं पर है कि मोदी गवर्नमेंट का पार्ट 2 आने के बाद वहां पर ये कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है कि हम 4 या 5 बैंक रखेंगे, बाकी सब बैंकों का विलय करेंगे। आज की तारीख में 27 नेशनलाइज बैंक जो मोदी गवर्नमेंट के पहले टर्म में थे, दूसरे टर्म में वो अब सिर्फ 12 बैंक है। और मैं और एक बात बता देना चाहता हूं कि IDFI बैंक वो 28वीं बैंक है, उसका तो 2 साल पहले मोदी सरकार ने उसका सेल भी तय किया था, लेकिन अब मार्च के बाद वो करेंगे। मतलब इलेक्शन ईयर में IDFI बैंक जो 2 साल पहले डिसीजन हुआ है उसका एक सेल किसके साथ करेंगे पता नहीं, लेकिन सेबी के पास जितने भी एप्लीकेशंस आ चुके हैं उसमें कम से कम 15 एप्लीकेशंस जो IDFI को खरीदना चाहते हैं वो तो है। मतलब सरकार बैंकों को बेचना ये उनका कैबिनेट डिसीजन हो चुका है। एक बात साफ है कि IDFI बैंक के बारे में पार्लियामेंट के पास वो गए ही नहीं। वैसे 12 बैंक जब बने, 27 के 12 मर्जर जब किया गया, कहां गए थे पार्लियामेंट के पास? पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, उन्होंने सवाल पूछा ना सरकार ने उनके सामने कोई चर्चा के लिए विषय रखा। सारा कुछ मामला नीति आयोग तय करता है, दीपम तय करता है और जो चीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैंक्शन लेने के बगैर बेची नहीं जाती वो आज पब्लिक सेक्टर की बैंकों को बेचने का एक निर्णय भारत सरकार ले चुकी है। माध्यम दीपम का एक प्लेटफॉर्म होता है। दीपम क्या है? आखिर दीपम में IAS ऑफिसर्स का एक डिपार्टमेंट ही है और वो उसकी मदद लेके उसको एम्पावर करके सरकार कहती है हम एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बना रहे हैं, इसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और पब्लिक सेक्टर की और कंपनी, इनका हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और सेल करेंगे और जो पैसा आएगा वो बजट में लेंगे।
पिछले सारे बजट में नेशनलाइज बैंक, आईडीबीआई बैंक सहित इसके साथ साथ ऑयल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इसके बारे में ये एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तय हो चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये तो बजट के बाद बाहर आके मीडिया को यही बोलते हैं कि हम एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और ये सारा जो पब्लिक सेक्टर है इसको बोझ बेच के हम अभी हमारा ट्रेजरी मजबूत करेंगे। अब देखिए, हम 2024 के इलेक्शन में आ गए। आज 2 तारीख को पार्लियामेंट की सब कमेटी होगी, 4 बैंकों को बुलाया है। सवाल यह है, यहां जो काम करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संगठन हैं, इनका इसमें रवैया क्या है? बोलते हैं अरे इसको इग्नोर करो भाई, इग्नोर करो, वक्त आएगा तो हम बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसलिए यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, बैंक ऑफ इंडिया हो या यूको बैंक हो, कोई हलचल नहीं, क्योंकि यूनाइटेड फोरम के नेता लोग कहते हैं अरे इसमें तो क्या है, रूटीन बात है। अब हम देखते हैं 27 बैंकों के अब 12 बैंक बन गए। यूनियंस बैंकों का नेशनलाइजेशन बरकरार रखेंगे ये कसम खाए हुए हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंक एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो कोई एक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और ऐसे हालात में अब 4 ही बैंकों का एक डिस्कशन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जब आता है तो इसको इग्नोर करो, ये तो रूटीन बात है। ये सरकार ने कहने के पहले यूनियंस कहती है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन सवाल यूनियंस का नहीं है, सवाल जनता का है। आखिर बैंकों का नेशनलाइजेशन जब हुआ तो मैडम इंदिरा गांधी ने कहा था, लेजिस्लेशन में कहा था कि बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब बैंकों का नेशनलाइजेशन होने के बाद यहां पे स्टेक होल्डर एलआईसी भी है, जीआईसी भी है। हर बैंक में, इन चारों बैंकों में भी करीब करीब 10 से 12% एलआईसी का स्टे है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया है। तो आज की मीटिंग बंबई में है और 5 और 6 तारीख को गोवा में मीटिंग है। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के नाम पे एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलीनीकरण, जिसको मर्जर कहा जाए, वो बैंक ऑफ इंडिया में करना, ये एक बात। दूसरी बात, कलकत्ता की बेस जो है यूको बैंक, उसका विलीनीकरण बंबई बेस जो है यूनियन बैंक, उसमें करना, ये 2 बातें इसकी डिस्कशन होगी। अब ये डिस्कशन होने के बाद, जैसे इसके पहले बैंकों का मर्जर एडमिनिस्ट्रेटिवली हुआ है, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कब करना ये सरकार तय करेगी। जितनी आसानी से डिमोनेटाइजेशन के बाद 27 के 12 बैंक बन गए, वैसे ही आसानी से सरकार ये चीज करेगी। लेकिन सरकार वोटिंग पैटर्न के बारे में सोचती है। अगर यूको बैंक को हाथ लगाया तो टीएमसी वहां पे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, यहां का पूरा ईस्टर्न इंडिया जो है, वहां पे यूको बैंक एक बहुत तगड़ी बैंक है और बंगाल की वो शान है। एक जमाने में 1960 के पहले वो बिरला जी की बैंक थी, लेकिन यूको बैंक आज की तारीख में हिमाचल में बहुत जगह पे वो तो लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक है, उत्तराखंड में भी है। तो यूको बैंक छोटी बैंक नहीं, बहुत बड़ी है इस देश की, उसका बहुत बड़ा कारोबार है। और इसलिए यूको बैंक बरकरार रखना, इसके लिए यूनियंस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टी हो, वो इसको होने नहीं देंगे और नहीं भी होने देना चाहिए। क्योंकि बैंकों के नेशनलाइजेशन के लिए अगर कोई लड़े हैं तो हाँ, यूनियंस भी लड़े हैं, लेकिन इसका रियल क्रेडिट जो है वो मैडम इंदिरा गांधी और निश्चित तौर पे कॉमरेड एस.ए. डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, जो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। तो इंदिरा जी और देखा जाए तो कॉमरेड एस.ए. डांगे या पूरे इंद्रजीत गुप्ता जैसे बहुत बड़े नेता, इन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन करवाया। ये तो आम बात है, इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन करवाया। सो ये एक लैंडमार्क हिस्ट्री है 1969 से, और आज की तारीख में इस देश की अर्थव्यवस्था में जो रीढ़ की हड्डी है वो बैंकों का नेशनलाइजेशन है। जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती गई तो 70s लेके आज तक एक मजबूत इकोनॉमी बनने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन,
ये बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने काम किया है, चाहे खेती हो, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, और गांव खेड़े तक बैंकों का जो फैलाव है, इसके कारण आज इकोनॉमी बहुत बड़ी है। और ऐसे हालात में आम आदमी के लिए ये बैंकों का नेशनलाइजेशन बरकरार रहना बहुत जरूरी है। और इस इलेक्शन ईयर में अगर सरकार इस पार्लियामेंट्री सब कमेटी के माध्यम से जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम देख रही है, चाहे आप उसको इनफॉर्मल डिस्कशन कहो या ना कहो, हमने देखा है कि पिछले 5-6 साल में बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है। तो इन 2 बैंकों का मर्जर, इसका एक शुरुआत, वैसे डिसीजन तो हो चुका है, कैबिनेट डिसीजन हो चुका है, ये तो एक प्रोसेस है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा, यूको बैंक का विलय यूनियन बैंक में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलय बैंक ऑफ इंडिया में, मैं समझता हूं कि शिवसेना हो, लेफ्ट पार्टीज हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, इन सबको इसके खिलाफ एक आवाज उठानी पड़ेगी कि 12 बैंकों का नेशनलाइजेशन बरकरार रहना चाहिए और किसी भी बैंक का निजीकरण या सेल आउट हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं समझता हूं बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, और इंडिया को आगे ले जाने वाला अगर इंडिया फॉर्मेशन, इंडिया अलायंस है, तो एनडीए की इस पहल को नाकामयाब करना, इसलिए इंडिया अलायंस को एक पहल करनी पड़ेगी कि हम इन 4 बैंकों को नहीं 12 बैंकों को बरकरार रखेंगे, नेशनलाइज रखेंगे, क्योंकि देश की इकोनॉमी इन बैंकों पर निर्भर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी के वो उन चुनिंदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हीं तक सीमित नहीं है, ये देश का विषय है, लोगों की बचत का विषय है, लोगों के इन्वेस्टमेंट का विषय है, लोगों के कर्जे का विषय है, और खेती और इंडस्ट्री, इसके बारे में जो बैंकों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो ये बैंक इस देश के बड़े बैंक हैं या आम छोटे बैंक नहीं है। इनको बरकरार रखने के लिए इन बैंकों का विलय ना हो, इन बैंकों का नेशनलाइजेशन बरकरार रहे, इसलिए आज मैंने ये वीडियो किया है। मैं समझता हूं बैंक एम्प्लॉइज, एआईबी की जो नीति है, एआईबीओ की जो नीति है, उस नीति के तहत कॉमरेड प्रभातकर, कॉमरेड परवाना, कॉमरेड के मंडल, कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती और कॉमरेड डीपी छड्डा, ये हमारे पहले पीढ़ी के जो लोग हैं बैंक एम्प्लॉइज के, इन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन को सफल किया है। इस पीढ़ी का ये जो योगदान है, आज की पीढ़ी को चाहिए कि देश के हित में ये जो किया गया है इसको आगे बढ़ाए, और एनडीए का ये जो प्लान है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है, इनको विलय करे और बेच डाले। कहीं ना कहीं जनता की आवाज बढ़ते जाना, ये आज की तारीख में बहुत जरूरत है। और इसलिए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मैक्स महाराष्ट्र का ये वीडियो आप लाइक करें और इसको वायरल करें। धन्यवाद, यहीं पे रुकता हूं। और बैंक नेशनलाइजेशन रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं ये मेरा वीडियो खत्म करता हूं। धन्यवाद।